स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। तो कल हमने पढ़ा था ए प्लास्टिक एनीमिया। आज हम आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया शुरू करने जा रहे हैं। तो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे एफएमजी और नीट पीजी के लिए। तो इस टॉपिक को मिस मत करना, ये काफ़ी स्कोरिंग टॉपिक है तो और काफ़ी ईजी है। तो सबसे पहले आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया मतलब हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया। तो ये सबको पता होना चाहिए, हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया। तो इसका एक निमोनिक है सीता। इसका यस मतलब है सिट्रोप्लास्टिक एनीमिया। यस मतलब सिट्रोप्लास्टिक एनीमिया। आई मतलब आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। टी मतलब थैलेसीमिया। और ई मतलब एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिसीज। हम आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया शुरू करने से पहले मेनली आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के मेनली समझो कि ना 5 क्वेश्चन हमको पता होना जरूरी है। मतलब ना 5 पॉइंट मान लो आप कि हमको आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया शुरू करने से पहले पता होनी चाहिए कि सबसे पहले इसका डेली रिक्वायरमेंट कितना है, या कौन से फॉर्म में अपनी बॉडी में मिलता है ये, और इसका एलिमेंटल फॉर्म कौन सा है, इसका ट्रांसपोर्टिंग फॉर्म कौन सा है, या और इसका ये मेनली कहाँ ऑब्जर्व होता है। अगर ये पता होगी तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम आयरन डिफिशिएंसी में पढ़ते हैं। मतलब ये ऐसा है, मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी है। तो सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन है कि ना हमारी बॉडी को डेली रिक्वायरमेंट ऑफ आयरन की कितनी है, मतलब ना कितना डेली रिक्वायरमेंट चाहिए अपनी बॉडी को जिसकी डिफिशिएंसी ना हो। तो अकॉर्डिंग टू रॉबिन्सन 10 to 20 mg पर डे ये डेली रिक्वायरमेंट है। अगर हम इसका फॉर्म्स देखें कौन से फॉर्म में हमारी बॉडी में मिलता है, तो मेनली मिलता है 2 फॉर्म में, एक ये हीम फॉर्म में और दूसरा नॉन हीम। और ये मेजॉरिटी है हीम वाला। जो हीम फॉर्म है वो 80% बनाता है हीमोग्लोबिन इन हीमोग्लोबिन, और जो बाकी का फॉर्म है 20% इन एंजाइम एंड अदर कंपोनेंट। अब आता है एलिमेंटल फॉर्म। आयरन के कौन से एलिमेंटल फॉर्म है, सबको पता होगा कि मेनली 2 फॉर्म है, एक है Fe2+ और दूसरा बोलते हैं Fe3+। जो Fe2 है उसका नाम है फेरस, और जो Fe3 है उसका नाम है फेरिक। ये फेरस ही वो फॉर्म है जहाँ पे आयरन ऑब्जर्व होता है। मेनली आयरन ऑब्जर्व होता है फेरस के फॉर्म में, ओनली ऑब्जर्व इन दिस फॉर्म। अगर कहीं आपसे पूछे कि कौन से फॉर्म में आयरन ऑब्जर्व होता है, तो आपका आंसर होगा Fe2+ यानी फेरस के फॉर्म में ऑब्जर्व होता है, और Fe3 इसको बोलते हैं फेरिक। तो आगे इसका स्टोरेज फॉर्म होता है कि आयरन स्टोर होता है, पर कौन से फॉर्म में स्टोर होता है। ऐसा नहीं कि डोडी आयरन थोड़ी स्टोर होगा, आयरन स्टोर होगा फॉर्म में। जैसे कि एक फॉर्म है फेरिटीन, ये फेरिटीन के फॉर्म में स्टोर होगा, और हीमोसिट्रीन। और आयरन का ट्रांसपोर्टेशन फॉर्म क्या है, मतलब ना मान लो कि आयरन को अभी डुओडेनल से जाना है बोन मैरो में, तो ऐसे थोड़ी जाएगा आयरन। अब आयरन का कुछ फॉर्म होगा, आयरन का फॉर्म है, उसका फॉर्म का नाम है ट्रांसफेरिन। ये हो गया ट्रांसफेरिन। तो अब इसका एक नोट है कि मोस्ट कॉमन साइट, अब आते हैं नोट की तरफ। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। अब आयरन का मान लो कि मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है डुओडेनम। अगर आयरन का डुओडेनम में ऑब्जर्वेशन होता है तो विटामिन B12 का कहाँ होता है, तो विटामिन B12 का होता है टर्मिनल ऑफ इलियम में। और फोलेट का ऑब्जर्वेशन होता है जियोनियम में। तो मेनली ये 3 पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आने वाली वीडियो में काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। आप शुरू करते हैं कॉज ऑफ आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया।
इसकी मेनली 4 रीजन है कॉज ऑफ आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के। सबसे पहले मान लो कि अगर ना बॉडी में प्रॉपर अमाउंट ऑफ आयरन डिफिशियंसी एनीमिया नहीं आ रही है, मतलब ना डिक्रीज इन आयरन का इंटेक हो जाएगा, मतलब तब होगी आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। मान लो कि बॉडी में कुछ ऐसे स्टेज आ गए जहाँ पे ना बॉडी को अचानक से ना डिमांड बढ़ गया आयरन का, तो उस स्टेज में आयरन का डिमांड बढ़ गया, तब आयरन डिफिशियंसी एनीमिया देखने मिलेगी। और मान लो कि ना प्रॉपर अमाउंट ऑफ इंटेक भी है अपने पास और ना डिमांड भी अपने पास आ रही है, फिर भी आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो रहा है, मतलब समझो कि ना कुछ आयरन को अब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो पा रहा है। और अगर चौथी केस ऐसी कि समझो कि ना अचानक से काफी सारा ब्लड लॉस हो गया, तब भी हमको आयरन डिफिशियंसी एनीमिया देखने मिलेगी। तो आइए हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। मान लो कि अगर ना डिक्रीज इन इंटेक हो गया, तो इसकी मेनली 2 रीजन है। एक हो सकती है पॉवर्टी, गरीबी, और लो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस। इकोनॉमिक स्टेटस मेनली 2 रीजन है। अगर मान लो कि अगर इंक्रीज इन डिमांड है, मतलब ना आयरन की डिमांड बढ़ रही है बॉडी में, तो इसके मेनली इसके भी कुछ रीजन है, जैसे कि प्यूबर्टी या प्रेगनेंसी और लैक्टेशन। अब आता है कि ना प्रॉपर अमाउंट ऑफ डिमांड है और कि आयरन का इंटेक भी आ रहा है अच्छा खासा और प्रॉपर अमाउंट ऑफ डिमांड है, फिर भी आयरन का अब्जॉर्प्शन में मतलब समझो कि आयरन की डिफिशियंसी हो रही है। इसका रीजन होता है इम्पेयर्ड अब्जॉर्प्शन। इम्पेयर्ड अब्जॉर्प्शन होता है माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम से। हाँ, और एक केस है समझो कि ना बॉडी में समझो कि ना काफी सारा ब्लड लॉस हो गया, मतलब क्रोनिक ब्लड लॉस हो गया, ठीक, ब्लड लॉस, तब केस में हमको आयरन डिफिशियंसी में देखने मिलेगी। जनरली होता है G1 कोलन मैलिग्नेंसीज है, ये मोनली एल्डरली पर्सन में ज्यादा होता है, ठीक है। तो हाँ ठीक है, अभी समझ आ गया 4 चीजें, क्या क्या चीजें। सबसे पहले आयरन का इंटेक या उनका डिमांड बढ़ जाना या इम्पेयर्ड ऑब्जॉर्प्शन या क्रोनिक ब्लड लॉस, उसमें जनरली हमें मिलती है GI कोलन मैलिग्नेंसी एल्डरली पर्सन में। आप समझो कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया मेनली होता किससे। सबसे पहले होता है डिओडिनेट हुकवॉर्म। हुकवॉर्म की वजह से आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होता है। इसका एक और नाम है अनसाइक्लोस्टोमा। साइक्लोस्टोमा इसका। अब जो है विटामिन B12 है ना, मेनली आप समझो कि ना मान लो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो रहा है डिओडिनेट हुकवॉर्म से, तो विटामिन B12 भी किसी किसी वॉर्म से इफेक्ट होता होगा। तो मेनली इफेक्ट होता है फिश टेपवॉर्म से। और इसका एक और नाम है डाइफेलोबोटेरियम लैक्टम। डाइफेलोबोटेरियम लैक्टम। लैक्टम। अब चलते हैं फैक्टर अफेक्टिंग आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, मतलब ऐसे कौन से फैक्टर है जो कि आयरन के ऑब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं या आयरन के ऑब्जॉर्प्शन को कम करते हैं। तो मेनली ऐसे समझो कि ना हम 2 कैटेगरी में बांट लेते हैं इसको। एक है समझो कि जो है आयरन का ऑब्जॉर्प्शन बढ़ाते हैं, इंक्रीज आयरन ऑब्जॉर्प्शन, और एक है जो आयरन का ऑब्जॉर्प्शन कम करते हैं, उसको बोलते हैं डिक्रीज आयरन ऑब्जॉर्प्शन। मान लो ठीक है, सबसे पहले आयरन के ऑब्जॉर्प्शन पे इफेक्ट करेगा मान लो कि एसिडिक पीएच। अगर समझो कि ना स्टमक में पीएच एसिडिक है, तो इससे ऑब्जॉर्प्शन बढ़ेगी। अगर मान लो कि ना इसमें अल्कलाइन पीएच है, तो इसकी ऑब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी आयरन की। वैसे ही कुछ और, तो विटामिन C, तो मतलब एस्कॉर्बिक एसिड, मेनली अपने को लेमन में मिलेगा एस्कॉर्बिक एसिड, ये भी आयरन के ऑब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। और अपने अमीनो एसिड, और एक फैक्टर इसमें सिट्रिक एसिड। तो ये कुछ फैक्टर जो आयरन का ऑब्जॉर्प्शन बढ़ाते हैं यहाँ पे, जैसे कि अल्कलाइन पीएच जो आयरन का ऑब्जॉर्प्शन कम करता है, और ऊपर जैसे कि है टी और फैटेट्स। ये ऐसे कुछ फैक्टर हैं जो कि आयरन का ऑब्जॉर्प्शन डिक्रीज करते हैं। अब चलते हैं आयरन की मैकेनिज्म पर, आयरन ऑब्जॉर्प्शन की मैकेनिज्म पर।
चलो आप स्टार्ट करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ आयरन ऑब्जॉर्प्शन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है और इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं हर साल। अब मान लो कि समझो कि ना मेनली समझो कि जो अपना एफ आयरन का ऑब्जॉर्प्शन है वो मेनली होता है ड्यूओडेनम में। तो ये समझो कि ना अब ऑब्जॉर्प्शन कैसा होता है, ये प्रोसेस अपने देखना है। ये काफ़ी मतलब उसको ना कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, तो ना आप ध्यान से देखिए इसको। सबसे पहले समझो कि ना अपना ये ड्यूओडेनल एंटीरियर साइट है, तो ये इसका हो गया अपाइकल बॉर्डर, हो गया विलाय, ये हो गया उसका बेसोलैटरल बॉर्डर, बेसोलैटरल बॉर्डर। तो यहाँ पे होगा फेरोप्रोटीन, ये हो गया फेरोप्रोटीन, फेरोप्रोटीन। ठीक है, तो सबसे पहले समझो कि ना अभी हमने फूड इनटेक किया है, तो फूड में अभी Fe3 आ गया, आयरन ऑब्जॉर्प्शन यूराई के पास। तो Fe3 के फॉर्म में आया है। आप समझो कि मेनली Fe जो ऑब्जर्व होता है वो Fe2 प्लस में होता है। अब इसको ऑब्जर्व होना है ड्यूओडेनम में, अब मेनली तो Fe3 तो डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं हो पाएगा, तो Fe3 क्या होगा, Fe2 में कन्वर्ट होगा ऑब्जॉर्प्शन के लिए। तो समझो कि मान लो ये Fe3 है, वो Fe2 में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे अपने को एक एंजाइम मिलता है, उस एंजाइम का नाम है डिओडीनल साइटोक्रोम बी। तो इस एंजाइम की मदद से Fe3 है Fe2 में कन्वर्ट होता है। कौन सा एंजाइम, डिओडीनल साइटोक्रोम बी। अब जो Fe है वो इसको एंट्री मिल जाती है अंदर डिओडीनल एंटीरियर साइट में, डिओडीनल एंटीरियर साइट, इसमें एंट्री मिल जाती है किसे, Fe को। अब जैसे एंट्री मिलता है, जितना म्यूकोसल फेरिटिन के फॉर्म में जितना बॉडी को नीड है उतनी मतलब उतना ऑब्जर्व होता है Fe2। जो बाकी का बचा हुआ है वो इसका फेरो प्रोटीन के थ्रू बाहर एग्जिट हो जाता है। मान लो कि Fe2 यहाँ पे आ गया। जैसे ही Fe2 फेरो प्रोटीन के थ्रू बाहर निकलता है, तो यहाँ पे अभी Fe2 को अंदर एंट्री मिल जाती है। जैसे इसको एंट्री मिली, जितना बॉडी को नीड है उतना ये म्यूकोसल फेरिटिन में स्टोर हो जाएगा, जितने अभी के लिए बॉडी को नीड है। जो बाकी कुछ बचा होगा वो फेरोप्रोटीन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। ये फेरोप्रोटीन है, फेरोप्रोटीन से Fe2 बाहर आ गया। अब समझो Fe2 बाहर आ गया तो ये मेनली स्टोर होगा बोन मैरो में। अब ये बोन मैरो की ओर जाएगा, एरिथ्रोइड प्रिकॉसर की ओर जाएगा। तो सबसे पहले समझो कि Fe2, अब Fe2 ऐसे थोड़ी जाएगा, Fe3 मतलब मेनली आपको मैंने स्टार्टिंग बताया था कि ना आयरन का ट्रांसपोर्टेशन में एक फॉर्म होगा, तो उसकी ओर से जाएगा। वो किसकी ओर से जाएगा, ट्रांसपोर्टिन का मेन फॉर्म है फेरिटिन। तो ये Fe2 है ना जो फेरिटिन में कन्वर्ट होगा, तो ये कन्वर्ट होता है हेपेसिटिन और सीरोप्लाज्मिन। तो Fe3 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा ये। अब Fe2 से Fe3, जब यहाँ देखो यहाँ पे कन्वर्ट हुआ है Fe3 से Fe2 में, अंदर डिओडिनल एंटेरोसाइट के अंदर एंट्री लेने के लिए। तो वहां पे जो एंजाइम है वो है डिओडिनल साइटोक्रोम बी, और यहाँ पे Fe2 से Fe3 में कन्वर्ट हुआ है, तो इसका एंजाइम है हेपेसिटिन सीरोप्लाज्मिन। तो ये मेनली दो है, हेपेसिटिन और सीरोप्लाज्मिन। अब जैसे Fe2 आया यहाँ पे, Fe2 को Fe3 में कन्वर्ट होना पड़ेगा। क्यों कन्वर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि उसको बोन मैरो मतलब एथ्रॉइड प्रिकॉसर में स्टोर होना है जाके। तो वहाँ पे ये प्रोटोफायरिन से मिलके ना हीमोग्लोबिन बनाएगा। तो सबसे पहले समझो कि ना Fe2 को Fe3 में कन्वर्ट करने वाले एंजाइम है हेपेसिटिन और सीरोप्लाज्मिन। हेपेसिटिन और सीरोप्लाज्मिन ये मेनली दो एंजाइम है जो Fe2 को Fe3 में कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पे जो Fe3 है वो ट्रांसपोर्ट होता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में। जैसे मान लो कि ये होता है ट्रांसपोर्टेड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में, ये ट्रांसपोर्ट होता है। तो सबसे पहले समझो कि ना यहाँ पे ऊपर Fe3 प्लस को यहाँ पे आगे ट्रांसफेरिन कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है। यहाँ पे ट्रांसफेरिन कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे हम आते हैं एरिथ्रॉइड प्रिकॉसर की ओर। समझो कि मान लो ये अपना एरिथ्रॉइड प्रिकॉसर है,
हाँ, अपना एरिथ्रोइड प्रिकॉसर है। तो ये वो रिसेप्टर है जहाँ पे ना ट्रांसफेरिन कॉम्प्लेक्स आके बाइंड होगा। तो इस रिसेप्टर का नाम है ट्रांसफेरिन रिसेप्टर। ट्रांसफेरिन रिसेप्टर, तो ये अपना न्यूक्लियस है यहाँ पे। तो यहाँ पे अपना आएगा एंडोसोम, ये एंडोसोम है। और यहाँ पर है ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले समझो कि ना ये Fe3 है, ये ट्रांसफेरिन कॉम्प्लेक्स बनाया है, वो आके इस रिसेप्टर पे बाइंड होगा और एरिथ्रोइड प्रिकॉसर में एंट्री ले लेगा। जैसे एंट्री लेगा, ये यहाँ पे ये वाला एंडोसोम है, एंडोसोम, ये अपना माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये ट्रांसफेरिन रिसेप्टर है ना, जैसे Fe3 यहाँ पे अंदर आ जाएगा, ये एंडोसोम में चला जाएगा। जैसे एंडोसोम में चला गया, ये एंडोसोम के सरफेस पे एक और एंजाइम होता है, वो DMT1, इसका फुल फॉर्म में है DMT1। इस एंजाइम का फुल फॉर्म है डाइवैलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर 1। ये एंजाइम है जो Fe3 को वापस Fe2 में कन्वर्ट कर देगा। अब जो Fe2 यहाँ पे कन्वर्ट हुआ है, Fe2 प्लस, वो माइटोकॉन्ड्रिया में आके स्टोर हो जाएगा। तो मेनली ये अपनी स्टोरी है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, एरिथ्रॉइड प्रिकसर है और इन बोन मैरो। तो आइए हम इस प्रोसेस को वापस दोबारा समझते हैं। सबसे पहले समझो कि ना ये ड्यूओडेनल इंटीरियर साइट है, ये अपना विलाई है, ये अपाइकल बॉर्डर है, ये बेसोलेटर बॉर्डर है, और ये अपना फेरोप्रोटीन है। अब समझो कि ना जब भी हम फूड इंटेक करते हैं, समझो कि ना Fe3 प्लस फॉर्म होता है, जो कि नॉन हीम फॉर्म है। समझो कि सबसे पहले ये नॉन हीम फॉर्म हीम फॉर्म में कन्वर्ट होगा, मतलब Fe3 Fe2 में कन्वर्ट होगा। कौन से एंजाइम की वजह से? ये ड्यूओडेनल साइटोक्रोम बी। और ये पहला एंजाइम है जो कि Fe3 को Fe2 में कन्वर्ट करता है, दूसरा एंजाइम है DMT1। तो टोटल 2 एंजाइम है जो कि Fe3 को Fe2 में कन्वर्ट करते हैं। और ऐसा कौन सा एंजाइम है जो Fe2 को Fe3 में कन्वर्ट करता है? वो है हेपासिटिन और सिरुलोप्लाज्मिन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ना ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो जिसको आपको याद रखना है इस टॉपिक के लिए। तो समझो, हाँ, फिर आके ना Fe2 प्लस जैसे ही ड्यूओडेनल इंट्रोसाइट में एंट्री लेगा, वो म्यूकोजल फेरिटिन में स्टोर हो जाएगा, और वापस फेरोप्रोटीन के थ्रू बचा कुचा जो आयरन है वो अपने एरिथ्रोइड प्रिकॉसर में स्टोर होने के लिए फेरोप्रोटीन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। जैसे बाहर निकलेगा, Fe2 प्लस Fe3 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ना उसको ट्रांसपोर्ट होना है, तो ट्रांसपोर्ट का ट्रांसपोर्टिंग फॉर्म है फेरिटिन, तो फेरिटिन फॉर्म में वो कन्वर्जन हो जाएगा। फिर वो फेरिटिन कॉम्प्लेक्स, ट्रांसफेरिन कॉम्प्लेक्स बना देगा। जैसे ही ट्रांसफेरिन कॉम्प्लेक्स एरिथ्रोइड प्रिकॉसर में आएगा, तो वहां पे एक रिसेप्टर होता है, उसको बोलते हैं ट्रांसफेरिन रिसेप्टर। ट्रांसफेरिन रिसेप्टर की मदद से वो सेल के, मतलब एरिथ्रोइड प्रिकॉसर के अंदर एंट्री लेगा। जैसे एंडोसोम में घुसेगा, वो एंडोसोम के सरफेस पे एक एंजाइम होता है DMT1, तो Fe3 को Fe2 में वापस कन्वर्ट कर देगा, और वो Fe2 का फॉर्म माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो जाएगा, प्रोटोपायरिन के साथ मिलके वो हीम बनाएगा। तो ये अपना मैकेनिज्म ऑफ आयरन ऑब्जॉर्प्शन है। तो इसका मेनली अपने को 3 चीजें याद रखनी है, एक अपना ड्यूओडेनल साइटोक्रोम बी, और दूसरा है DMT1 डाइवैलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर 1, और हेपासिटिन और सिरुलोप्लाज्मिन। ये 3 एंजाइम मेनली इसको याद रखना है, जो कि आयरन के ऑब्जॉर्प्शन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप शायद तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो एक मिनट, मैं यहाँ पे कुछ एंजाइम लिख देता हूँ। ड्यूओडेनल साइटोक्रोम बी और DMT1, ये एंजाइम है जो Fe3 को Fe2 में कन्वर्ट करते हैं। और अपना ये एंजाइम है जो हेपासिटिन और सिरुलोप्लाज्मिन, जो एंजाइम है Fe2 से Fe3 कन्वर्ट करता है। हाँ, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, जो हमने डायग्राम के फॉर्म में देखा है, हम उसको थियोरेटिकल फॉर्म में ले आते हैं। सबसे पहले समझो कि Fe3 प्लस है, जो कि नॉन हीम फॉर्म है, नॉन हीम आयरन।
जैसे मैंने बताया Fe3 को Fe2 में कन्वर्ट होना पड़ेगा सबसे पहले डुओडेनल में एंटर लेने के लिए। कौन से एंजाइम है उससे? वो है डुओडेनल साइटोक्रोम बी। जैसे Fe2 आगे ये टकराएगा DMT1 से, जो कि ऑल्सो प्रेजेंट होते हैं इसमें। ये मेनली 3 चीज़ों में और प्रेजेंट होता है। एक अपना माइक्रोपेज में, माइक्रोपेज, प्लासेंटा, और आपने देखा होगा एरिथ्रॉइड प्रिकॉसर में, प्रिकॉसर। जो ये है अपना एंटर्स एंटेरोसाइट, ड्यूडेनल एंटेरोसाइट साइट। समझो कि इसमें से जो कुछ फॉर्म डायरेक्टली Fe3 नॉन हिम फॉर्म है कि हमारा ना Fe3 डायरेक्टली जाता है। अब मेनली एंटीरियर साइड के ऊपर से जो नीचे की स्टोरी है वो देखना है। यहाँ पे सबसे पहले कुछ होता है, जैसे ही एंटीरियर साइड में एंटर होता है तो आपको जैसे मैंने बोला है कि ना कुछ आयरन जो होता है वो स्टोर होता है म्यूकोजल फेरिटिन में। तो स्टोर्ड एज म्यूकोजल फेरिटिन, और जो बचा एंजाइम है वो फेरोप्रोटीन के थ्रू बाहर निकलता है। तो Fe मूव्स टुवर्ड्स बेसोलैटरल बॉर्डर, बेसोलैटरल बॉर्डर, और वहां पे कन्वर्जन होता है हेपेसिटिन और सिरुलोप्लाज्मिन। वो प्लाज्मिन बनाता है Fe3, फिर यहाँ पे ट्रांसफरिन की मदद से ट्रांसफरिन कॉम्प्लेक्स बनाता है, ट्रांसफरिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। यहाँ पे Fe3 की मदद से करता है ट्रांसफेरिन कॉम्प्लेक्स। और यही ट्रांसफेरिन कॉम्प्लेक्स जो आगे बना के आगे एंटीरियर साइड में जैसे ही एंटर होता है तो मेनली एंडोजोम में से DMLT1 की जो एंजाइम है उससे Fe3 वापस Fe2 में कन्वर्जन होगा, तो एक हो जाएगा बोन मैरो में स्टोर्ड इन बोन मैरो और लिवर में। तो लिवर की स्टोरी है जो आने वाले पैथोलॉजी के लिवर वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। अभी के लिए हम फोकस करते हैं बोन मैरो पे। हम देखते हैं कि मेनली ये बोन मैरो में कैसे स्टोर होता है। समझो कि बोन मैरो, इससे पहले हमने देखा था कि ना जो लिवर में स्टोर होता है और बोन मैरो में स्टोर होता है। तो मेनली बोन मैरो तक आता कैसे है? आपको जैसे मैंने इसके पुराने वाले पीछे बताया कि ना Fe3 ट्रांसफेरिन कॉम्प्लेक्स से बना के ट्रांसपोर्ट होता है एंडोजोम में। तो मेनली समझो कि बोन मैरो है, तो हो गया बाइंड टू ट्रांसफेरिन फेरिन इन रिसेप्टर, ये रिसेप्टर में आ गया, रिसेप्टर ऑन एरिथ्रॉइड प्रिकॉसर, एरिथ्रॉइड प्रिकॉसर सर्स। अब एरिथ्रॉइड प्रिकॉसर में आया जैसे ही ये Fe3 प्लस ट्रांसफेरिन जो है, ट्रांसफेरिन इन कॉम्प्लेक्स एंटर हो जाएगा और स्टोर हो जाएगा एंडोजोम में। enter the cell and stored in endosome। अब जैसे एंडोजोम में स्टोर होगा, एंडोजोम के सरफेस पे DMLT1 एंजाइम होगा। कौन सा? DMTL1। तो यह है ऑन एंडोजोमल सरफेस, एंडो सरफेस में आके Fe3 को Fe2 में कन्वर्ट कर देगा। जैसे Fe2 में कन्वर्ट होगा, ये होगा ट्रांसपोर्टेड इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, से माइटोकॉन्ड्रिया में होगा तो Fe2 प्लस है जो वो प्रोटोफायरिन से मिलके हीम बना देगा, प्रोटोफायरिन से मिलके ये फॉर्म कर देंगे हीम। अब आते हैं कि ना ऐसे कौन से प्रोटीन है
जो कि इस आयरन के ऑब्जॉर्प्शन या आयरन मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट करते हैं। जैसे कि मान लो कि प्रोटीन इन्वॉल्व इन आयरन मेटाबॉलिज्म, आयरन के मेटाबॉलिज्म में कौन से प्रोटीन है जो अपना इफेक्ट डालते हैं। सबसे पहले आता है ट्रांसफेरिन। जो ट्रांसफेरिन एंजाइम है, सबसे समझो कि ये ट्रांसफेरिन प्रोटीन है, ये ट्रांसपोर्टिंग मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल ऑफ आयरन, और ये ट्रांसफेरिन सैचुरेशन में हेल्प करता है। मान लो कि अभी नॉर्मल वैल्यू है, हाँ समझो, नंबर ऑफ आयरन मतलब Fe बाउंड, नॉर्मली Fe मतलब एक हीमोग्लोबिन पे कितने आयरन के एटम जो है वो बाइंड हो सकते हैं अपॉन नंबर ऑफ आयरन बाउंड। आइडियली कितना हो सकते हैं और नॉर्मली होते कितना है। तो नॉर्मली 2 मॉलिक्यूल होते हैं, पर आइडियली 6 मॉलिक्यूल बॉन्ड हो सकते हैं। इंटू 100 करेंगे तो इसका कुछ अराउंड 33% का रेशियो निकल आएगा। तो ये ट्रांसफेरिन सेचुरेशन। तो पहला प्रोटीन हमने देखा ट्रांसफेरिन, अभी देखना है हिप्सिडिन। हिप इससे पहले देखा था हमने हिपैसिटिन और हिप्सिडिन को कंपेयर नहीं करना है। हिप्सिडिन एक अलग प्रोटीन है। समझो कि हिप्सिडिन का मतलब है, समझो ये हिप है मतलब हिपैटोसाइट, हिपैटोसाइट, और इसको लीवर ने प्रोड्यूस किया है, प्रोड्यूस्ड बाय लीवर, ये मेन है। और इनका मतलब है इनिबिटर, मतलब ये आयरन के ऑब्जॉर्प्शन को इनिबिट कर देगा, इनिबिट्स आयरन ऑब्जॉर्प्शन। ये अपना मास्टर रेगुलेटर ऑफ आयरन है, मास्टर रेगुलेटर ऑफ आयरन है मेनली। तो समझो कि अगर हिप्सिडिन हिप का लेवल बढ़ गया है तो सीरम आयरन का लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा। और ये मेनली बढ़ता कब है, एक्यूट फेज रिएक्टेंट में, जैसे कि इंफ्लामेशन, ड्यूरिंग इंफ्लामेशन। अगर समझो इसकी मैकेनिज्म की बात करें अपन, इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैंने समझो कि अगर हिप्सिडिन यहाँ पर है, इसको लिवर ने प्रोड्यूस किया है। अब जैसे आपने पुराने इसमें मैकेनिज्म में देखा होगा कि आयरन का ऑब्जॉर्प्शन हो रहा है, ये फेरोप्रोटीन दिख रहा है आपको, ये मेनली फेरोप्रोटीन पे इफेक्ट करता है अपना। जो समझो कि ना हिप्सिडिन लिवर ने प्रोड्यूस किया है और हिप्सिडिन यहाँ आके अपना इफेक्ट दिखा रहा है कौन से केसेस में, जैसे कि एक्यूट फेज रिएक्शन, जैसे कि इन्फ्लामेशन के केस में। तो यहाँ के आके फेरोप्रोटीन को बाइंड हो जाएगा। अब मेनली फेरोप्रोटीन का काम क्या है, जो बचा कुचा एफी बचा है उसको आगे धकेलना। तो फेरोप्रोटीन धकेल नहीं पाएगा क्योंकि ना यहाँ पे बाइंड हो जाएगा हिप्सिडिन, जिससे ही क्या करेगा, बाइंड्स टू फेरोप्रोटीन। अब जो एफी है वो बाहर निकल नहीं पाएगा, मतलब एफी का स्टोर है यहाँ पे म्यूकोजल फेरेटिन में ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे बोन मैरो प्रिकर्सर में कम हो जाएगा, मतलब वहाँ पे आयरन डिफिशियंसी आने में देखने मिलेगी। समझो कि ये क्या रहेगा, बाइंड्स टू फेरोप्रोटीन मतलब डिग्रेडेशन ऑफ फेरोप्रोटीन। फेरोप्रोटीन डिग्रेडेशन हो गया, मतलब ये अपना मेनली अपना जो आयरन का जो धकेलने का काम है वो कर नहीं पाएगा, मतलब आयरन का रिलीज को रोक देगा एक प्रकार से। तो क्या होगा, प्रिवेंट्स रिलीज ऑफ एफी। अब एफी का रिलीज नहीं हो पाएगा, मतलब सीरम आयरन क्या होगा, आयरन का डिक्रीज हो जाएगा, मतलब माइक्रोसाइटिक हाइपरक्रोमिक अनीमिया।
इन द केस आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, आप देखते हैं ऐसे कौन से जीन जो कि रेगुलेट करता है हिप्सिडिन को। जीन रेगुलेटिंग हिप्सिडिन, सबसे पहले आते हैं एच एफ ई, दूसरा है एच जे वी। अगर इन दोनों में म्यूटेशन हो गया, जो अपना आयरन का जो ओवरलोड है वो बढ़ जाएगा। इस प्रोसेस का नाम है हीमोक्रोमैटोसिस। क्या नाम है? हीमोक्रोमैटोसिस। क्रोमैटिस मतलब आयरन का ओवरलोड। और एक इसमें जीन है, इसका नाम है TMPRSS6। अगर इसका म्यूटेशन हो गया, तो आयरन रिफ्रैक्टरी आयरन डिफिशियंसी मिलेगी। आयरन रिफ्रैक्टरी आयरन डिफिशियंसी अनीमिया, मतलब ये होगा आयरन रिफ्रैक्टरी आयरन डिफिशियंसी अनीमिया। मेनली ये दो जीन है HFE और HJV, इसकी म्यूटेशन से हीमोक्रोमैटोसिस हो जाएगा, मतलब आयरन का ओवरलोड हो जाएगा। तो आपके MCQ एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वाले 3 जीन है ये। अगर कौन से जीन हैं जो रेगुलेट करते हैं हिप्सिडिन को, HFE HJV और TMP6RR6 म्यूटेशन। अगर समझो कि ऐसा कौन सा एंजाइम है जो आयरन की रेगुलेटरी पे अफेक्ट करता है, मतलब आयरन की इनहिबिट करता है, तो उसका आंसर है हिप्सिडिन। और ऐसे कौन से एंजाइम है समझो कि जो Fe2 को Fe3 में कन्वर्ट करते हैं, डिओडिनो साइटोक्रोम बी और DMT1। अगर ऐसे कौन से एंजाइम है जो Fe3 से Fe2 में कन्वर्ट करते हैं, उसका नाम है हिपेसिटिन और सिरोलोप्लाज्मिन। आप शुरू करते हैं क्लिनिकल फीचर्स और मैनेजमेंट की ओर। तो समझो कि मान लो आपके पास पेशेंट आ गया, तो पेशेंट थोड़ी बोलेगा कि मेरे को आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है। तो बाकी पूरा प्रोसेस डायग्नोसिस के ऊपर है। तो डायग्नोस कैसे करना है? सबसे पहले कुछ सिम्टम मिलेंगे, जैसे कि पैलर, फटीग और पाल्पेशन, ये कुछ कॉमन है। एक और कॉमन है एंगुलर स्टोमेटाइटिस, मतलब एंगुलर स्टोमेटिस, ऊपर ऊपर से आएगा चिलाइटिस। और पिका, पिका मतलब ये एक ऐसी बीमारी है, मतलब ना जो मतलब मेनली बच्चों में होता है ये। आपने कई बार देखा होगा कि ना बच्चे जो है मतलब ना वो मिट्टी खाने लगते हैं, क्योंकि ना मतलब ऐसी सिंड्रोम का नाम है, इसको पिका बोलते हैं। मेनली ये ईटिंग मड और क्ले, इन सब से होता है, मतलब ना ये बच्चे जनरली खाने लगते हैं। और एक नाम है किलोकाइलिया खाइलिया, मतलब ये स्पून शेप्ड नेल्स। अपनी उंगली जो है, मतलब उंगली के जो नेल है वो ऐसा बेंड हो जाता है, स्पून शेप्ड हो जाता है। तो ये कुछ क्लिनिकल फीचर्स हैं। तो अभी जाते हैं पल्मर विजन सिंड्रोम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी हर बार MCQ में पूछा जाता है। सबसे पहला आएगा पल्मर विजन सिंड्रोम। ये मेनली होता है मोस्ट कॉमन इन मिडल एज वुमन में होता है। समझो ये 3 बीमारियों का ट्रायड है, इसको ट्रायंगल बनाया जाएगा। सबसे पहले इसमें होगा हमको आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, और इसमें मिलेंगे इसोफेगियल वेब्स और एट्रोपिक ग्लोसाइटिस। अगर कोई आपसे पूछे कि पल्मर विजन सिंड्रोम मेनली होता है, मोस्ट कॉमन होता है मिडिल एज वुमन में होता है, और इसका मेनली 3 सिम्टम्स है। एक है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, इसोफेगियल वेब्स और एट्रोपिक ग्लोसाइटिस 1, 2 और 3। इसका जो रिलेटेड जो फोटोज़ है वगैरह है, तो मैं आपके इस वीडियो के मतलब अभी डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आपको यहीं पे मिल जाएगी। आप करते हैं इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले समझो कि ना अपने को कंप्लीट ब्लड काउंट करना है, पेशेंट का ब्लड काउंट, जिसमें अपने को मिलेगा हीमोग्लोबिन की लेवल का, RBC काउंट कम मिलेगा और TLC काउंट नॉर्मल मिलेगा।
और प्लेटलेट काउंट वो इंक्रीज हो जाएगा, मतलब उसको बोलेंगे रिएक्टिव थ्रोम्बोसाइटोसिस, रिएक्टिव थ्रोम्बोसाइटोसिस मिलेगा। और हम जैसे कि आरबीसी इंडाइसिस की ओर देखें, सबसे पहले एमसीवी, एमसीएच और एमसीएचसी इसका लेवल डिक्रीज हो जाएगा। वो ये वाला है। इसमें एक और है आर डी डब्ल्यू जो इंडिकेट करेगा, इंडिकेटर ऑफ अनिसोसाइटोसिस। ये सेल मिलेंगे, होता क्योंकि इसलिए कि ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ या इन आरबीसी साइज। अब हम देखते हैं पेरिफेरल स्मीयर, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर। उसमें सबसे पहले हमें मिलेंगी माइक्रोसाइटिक सेल्स। ये माइक्रोसाइटिक अनीमिया तो माइक्रोसाइटिक सेल मिलेंगी, माइक्रोसाइटिक सेल मिलेंगी 1/3 सेंट्रल पैलर, इससे पैरल, इसको हम बोलेंगे हाइपोक्रोमिक। और हमने को मिलेगी पेंसिल सेल्स, पेंसिल सेल्स और अनिसो पोइकिलोसाइटोसिस, ये सेल मिलेंगे अनिसो पोइकिलोसाइटोसिस टू वेरिड साइज एंड शेप्स। तो इस अब आयरन स्टडीज़ में हमें देखना है सबसे पहले सीरम आयरन का लेवल। सीरम आयरन ये डिक्रीज हो जाएगा, मतलब देखो कि ना मेनली यहाँ पे होता है पूरा पूरा कंसेप्ट का खेल। आपको बस ना ये चीज़ें रट लेनी है जो हर एनीमिया को डायग्नोज करने में काफ़ी हेल्प होगी। तो सबसे पहले हमको देखना है सीरम आयरन। सीरम आयरन का लेवल इसमें कम मिलेगा, एक आएगा सीरम फेरिटिन, उसका भी लेवल इसमें कम हो जाएगा। और इसके ऊपर हम एक और टेस्ट आती है TIBC, सीरम टी मतलब ना टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, ये बढ़ जाती है। तो मेनली आपको इस आयरन डिफिशिएंसी में ये तीन चीज़ें याद रखनी है। सीरम आयरन का लेवल कम हो जाएगा, सीरम फेरेंटिन का लेवल भी कम हो जाएगा और सीरम टोटल बाइंडिंग कैपेसिटी का लेवल बढ़ जाएगा। तो ये मेनली किसी भी आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया बोलो, सिड्रोप्लास्टिक एनीमिया बोलो, तो ये चीज़ें हर जगह आएंगी। तो हर जगह आपको चीज़ें रटनी पड़ेगी। मेनली ये तीन चीज़ें रट लो, तो हर जगह ना आपको बस कंपेयर करना है, कंपेयर करने से चीज़ें और ईजी हो जाएगी। तो इसमें हमको ट्रांस सेचुरेशन देखना है, ट्रांसफेरिंग सेचुरेशन, इसका लेवल कम हो जाएगा। और फ्री एरिथ्रोसाइट प्रोटोपायरिन लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। तो मेनली ये तीन चीज़ें जो उसको हमें सिड्रोप्लास्टिक अनीमिया बोलो, अनीमियन क्रोनिक डिसीज वगैरह वगैरह सब में देखने मिलेंगी। बस ये तीन चीज़ें याद रखना, सीरम आयरन का लेवल कम, सीरम फेरिटिन का लेवल कम, सीरम टोटल बाइंडिंग कैपेसिटी का लेवल बढ़ जाएगा। अब चलते हैं बोन मैरो आयरन की ओर। इसमें अपने को टेस्ट करना है गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन करनी है। इसमें स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन सबसे पहले इसमें आता है स्टेनिंग करने का। तो स्टेनिंग में हम यूजुअली यूज़ करते हैं आयरन के लिए कौन सा स्टेन है, जिसमें हम पहले बताया था पर्शियन ब्लू, पर्शियन ब्लू, या हम पियर स्टेन, पर स्टेन भी कर सकते हैं। आयरन अपेयर्स हो जाएगा ब्लू कलर में। अब आते हैं स्टेजेस ऑफ एनीमिया के ऊपर। समझो मान लो कि आयरन का स्टोरेज कम हो गया, तो सीरम फेरेटिन भी कम हो जाएगा, या आयरन डिफिशिएंट एरिथ्रोपोएसिस, और इसका नाम है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। तो पेरिफेरल बाइंडिंग प्रेजेंट।
तो इसमें मैच्योर इंडेक्स एक है, नोट में लिखो आप कि मैच्योर इंडेक्स आपने स्टार्टिंग में देखा होगा, दूसरा लेक्चर में नहीं देखा हो तो देख रहे एक बार। तो MCV/RBC काउंट। तो मैच्योर इंडेक्स में क्या होता है, अगर समझो कि ये 13 मतलब 13 के ऊपर चला गया तो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है। अगर लेवल 13 के नीचे है तो हम इसको थैलासीमिया बोल सकते हैं, थैलासीमिया हो जाएगा। अब ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट क्या दोगे, सबसे पहले देना है आयरन थेरेपी, आयरन थेरेपी रिस्पॉन्स मॉनिटरिंग यूजिंग रेटिकुलोसाइट काउंट। सबसे पहले फर्स्ट इंडिकेटर है टू इंक्रीज और दूसरा इंक्रीज इन 5 to 7 days ऑफ ट्रीटमेंट। अब देखना होगा कि इसमें मेनली इंक्रीज करना क्या है। समझो कि आयरन थेरेपी देनी है, मॉनिटरिंग यूजिंग रेटिकुलोसाइट काउंट बढ़ाना है। सबसे पहले समझो कि ना अभी आपने आयरन थेरेपी दी है तो सबसे पहले बढ़ेगा क्या, रेटिकुलोसाइट काउंट बढ़ेगा? नहीं नहीं नहीं, सबसे पहले बढ़ेगा सीरम आयरन, सीरम आयरन बढ़ेगा 5 to 7 days में, रेटिकुलोसाइट काउंट उसके बाद बढ़ेगा। तो सबसे पहले अगर आपसे मतलब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी था तो ना सबसे पहले सीरम आयरन का लेवल बढ़ता है, सीरम आयरन का लेवल बढ़ने के बाद उसके थोड़े दिन बाद रेटिकुलोसाइट काउंट बढ़ता है। तो सबसे पहले आयरन थेरेपी में देते टाइम पे ना हमारी कोशिश यही रहेगी कि ना सीरम आयरन का लेवल बढ़ाना है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो फिर आने वाला वीडियो हम एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज पे शुरू करेंगे, फिर सिडरोब्लास्टिक एनीमिया पढ़ेंगे। तो आने वाला वीडियो और इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस, तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।